वेलकम टू ABC कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है KF3 बिजनेस लॉ। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसकी फर्स्ट वीडियो है जिसका टॉपिक होगा कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट। आई कैप स्टडी टेक्स 2020 से, एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट को हमने पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी इसका ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ली थी, और अब इस चैप्टर में हम इस पर 2 वीडियोस करेंगे। एक में हम प्रिसाइजली जो है इन दिस वीडियो कासी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे, और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अंदर क्वांटम मेरिट की एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे, जो कि कासी कॉन्ट्रैक्ट से ही कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। तो कासी कॉन्ट्रैक्ट है क्या? A quasi contract is an obligation imposed by law in absence of any agreement between the parties. So there is no offer and acceptance. But still there is an agreement. A quasi contract is not actual contract, but is a legal substitute formed to impose equity between two parties. यानी इसमें पार्टीज ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं की होती, लेकिन लॉ उनके ऊपर एक इम्पोज कर देता है ऑब्लिगेशन, ताकि उनके दरमियान इंसाफ हो सके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था एक्चुअली, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट शुड हैव बीन फॉर्म्ड इवन दो इन एक्चुअलिटी इट वाज नॉट। कासी कॉन्ट्रैक्ट का एक और नाम भी है जिसे कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। सो एग्जाम में कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है और कासी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है। अब कासी कॉन्ट्रैक्ट की तकरीबन 5 टाइप्स हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहली है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। इफ अ पर्सन इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट कैन बी माइनर और इट कैन बी अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। If a person incapable to enter into contract or his dependent is supplied by another person necessaries suited to his condition, luxuries नहीं, necessaries, necessaries suited to his condition in life, the person supplying such necessaries is entitled to be reimbursed his price from the property of such incompetent person। याद रखना है कि माइनर जो है वो पर्सनली लायबल नहीं होता, अनसाउंड माइंड का पर्सन भी उस तरीके से पर्सनली लायबल नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हैं अगर हो नेसेसरी सप्लाई की उसको या उसके डिपेंडेंट को, तो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर हो सकती हैं, उससे आप अदरवाइज उसको इंसॉल्वेंट नहीं करवा सकते। सो यहां पर हम सिनेरियो देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, आजम सप्लाइज हबीब अ लुनेटिक with necessaries suitable to his condition in life. Azam is entitled to be reimbursed from Habib's property. तो नेसेसरीज प्रोवाइड की जिसमें लेट्स से कि क्लॉथ हैं, फूड है, तो उसकी प्रॉपर्टी से ये पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर हबीब लुनेटिक की यहाँ पे प्रॉपर्टी ना हो तो फिर उसको ऊपर केस नहीं किया जा सकता, उसको इंसॉल्वेंट नहीं करार दिलवाया जा सकता। इसी तरीके से हमारे पास एक सेकंड केस है, Wasim supplies the wife and children of Saeed, a lunatic, with necessaries suitable to their condition in life. Wasim is entitled to be reimbursed from Saeed's property. तो वंस अगेन यहाँ पर दोनों केसेस अनसाउंड माइंड के हैं, लेकिन यहाँ पे माइनर का केस भी होता तो सिमिलर उसका रिजल्ट होता। सेकंड सिनेरियो है जी हमारे पास पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। A person who is interested in payment of money which another is bound by law to pay, यानी ऑब्लिगेशन किसी और की है पे करने की, लेकिन एक पर्सन उसमें इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड क्यों होगा? क्योंकि अगर वो पेमेंट नहीं होती तो उसे भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। एंड हु देयरफॉर पेज इट इंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड बाय द अदर, और वो पे कर देता है तो वो दूसरे शख्स से उसके पैसे ले सकता है। इसको हम सिनेरियो में देखेंगे कि ऐसा कब हो सकता है कि एक पर्सन इंटरेस्टेड इन पेमेंट हो और कब हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड इन पेमेंट ना हो। दोनों तरह के सिनेरियोज देखेंगे, लेकिन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं पहले उनको पढ़ते हैं ताकि इनको भी साथ के साथ सिनेरियोज के अंदर डिस्कस कर सकें। एसेंशियल रिक्वायरमेंट, पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड, मीन्स गुड इंटेंशन के साथ,
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन ओन इंटरेस्ट, यानी क्योंकि अगर उस शख्स ने वो पेमेंट ना की और आप अब उसकी जगह वो पेमेंट नहीं करते तो आपको भी कोई नुकसान हो सकता है, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाए गुड फेथ में। पेमेंट शुड नॉट बी ऑफ वॉलंटरी वन, क्योंकि वॉलंटरी वन होगी तो फिर आपका अपना इंटरेस्ट तो उस पेमेंट में नहीं था। पेमेंट मस्ट बी सच दैट एज द अदर पार्टी वॉज बाउंड बाय लॉ टू पे, ये नहीं कि किसी की ऑब्लिगेशन ही नहीं थी, आप उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दें और फिर पैसे कहें कि जी मैंने रिकवर करने, तो दूसरे की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। तो ये 3 एसेंशियल्स हम देखेंगे और अब सिनेरियोस के अंदर कवर करेंगे कि कब ऐसा हो सकता है कि एक शख्स इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी हो और कब ऐसा हो सकता है कि वो शायद इंटरेस्टेड ना हो। बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय आजम अ जमींदार। The revenue payable by Azam to the government being in arrears, his land is advertised for sale by the government. तो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह देना होता है, अगर वो नहीं देंगे तो गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी नीलामी पे लगा दी कि जी सेल करके हम अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कंसिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी द एनलमेंट ऑफ बाबर लीज। अब देखें प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर गवर्नमेंट को ये लैंड सेल कर देती है तो जो बाबर के पास लीज है वो लीज भी कैंसिल हो जाएगी। एनलमेंट मींस कैंसिलेशन। तो यहां पर बाबर का इंटरेस्ट क्या है? बाबर का इंटरेस्ट ये है कि अगर वो ये पेमेंट कर देता है, जो कि असल में तो जो है आजम को करनी है, तो बाबर अगर ये पेमेंट कर देता है तो फिर वो आजम से पैसे ले लेगा और इसमें बाबर का अपना इंटरेस्ट क्या था? बाबर का इंटरेस्ट ये है ताकि उसकी जो लीज है वो कैंसिल ना हो। वो एक प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, वो यूज करता रहे, क्योंकि अगर वो ये पेमेंट नहीं करता तो उसका प्रॉपर्टी का यूज का राइट चला जाएगा। सो बाबर टू प्रिवेंट the sale and consequent annulment of his own lease pays the government the sum due from Azam. Azam is bound to make good to Babar the amount so paid. So बाबर ने पेमेंट ड्यू जो थी वो पे कर दी, हालांकि जो ऑब्लिगेशन थी वो असल में किसकी थी? आजम की। अब क्या हो सकता है कि बाबर ये पैसे आजम से रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास केस है Azam pays arrears of rent of Babar voluntarily to avoid dispute between Babar and his landlord. So डिस्प्यूट जो है वो लैंडलॉर्ड और बाबर के बीच है और पेमेंट जो है वो आजम कर देता है। अब क्योंकि ये पेमेंट वॉलंटरीली है तो ये पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन कंसीडर नहीं होगी और जो बाबर है, आजम है, वो बाबर से ये पैसे रिकवर नहीं कर सकता। तो नो इंटरेस्ट इन पेमेंट एंड नो रिकवरी अल्टीमेटली। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और सिनेरियो है, बिलाल इंपोर्टेड गुड्स एंड स्टोर्ड इन अनम्स वेयर हाउस विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। द कस्टम अथॉरिटीज रिकवर्ड कस्टम ड्यूटी फ्रॉम अनम। अब बात यह है कि अगर वो कस्टम ड्यूटी ना पे करते हैं तो उसके वेयर हाउस को सील कर दिया जाता, तो उसने जो पेमेंट की इट वाज अ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, तो शी कैन रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम बिलाल। तो यहाँ पर जो पेमेंट थी वो बाय इंटरेस्टेड पर्सन थी, ऊपर वाले केस में देखें तो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन नहीं थी। सो ये डिफरेंस है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन अगर होगी तो रिकवर कर सकते हैं, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन नहीं होगी तो रिकवर नहीं कर सकते। पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट और गुड, यानी एक तो ये होता है कि किसी ने आपको गिफ्ट दे दी, दावत दे दी, आपने वो चीज़ें यूज़ कर ली, दैट्स फाइन, वो तो फिर ग्रेटिशियस हो गई या गिफ्ट हो गया। लेकिन जहाँ पे नॉन ग्रेटिशियस एक्ट हो या कोई और गुड्स हो तो यू हैव टू पे फॉर इट। सो वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन or delivers anything to him not intending to do so gratuitously, यानी गिफ्ट के तौर पे नहीं, दावत के तौर पे नहीं, एंड सच अदर पर्सन enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered। या तो आपको फिर वो उसकी चीज़ वापस करनी पड़ेगी, या अगर आप उसको यूज़ कर चुके हैं
तो आपको उसको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। द थिंग मस्ट हैव बीन डन लॉफुली। द पर्सन डूइंग द एक्ट शुड नॉट हैव इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेटिशियसली। द पर्सन फॉर whom द एक्ट इज डन मस्ट हैव enjoyed द बेनिफिट। तो अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो रही होंगी तो फिर पैसे रिकवर किए जा सकते हैं, या जो चीज़ है वो वापस उसकी रेस्टोरेशन हो जाएगी। तो इसको अब हम डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डिस्कस करते हैं। अवैस अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट अफाक हाउस बाय मिस्टेक, गिफ्ट के तौर पे नहीं। अफाक ट्रीट्स द गुड एज इज ओन, और वो उनको लेट से यूज कर लेता है, तो फिर उसे अवैस को पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पर आप देखें कि नॉन ग्रेटिशियस गुड्स थी, उनको अगर अफाक ने यूज कर लिया तो उसको उसके चार्जेस अवैस को पे करने। सेकंड केस देखते हैं। आजम सेव्स बाबर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। आजम इज नॉट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम बाबर इफ द सर्कमस्टांसेस शो दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेटिशियसली। अब अगर ये क्लियरली साबित हो जाता है कि जो वो आग बुझाई गई थी वो कोई चार्जेस के अगेंस्ट नहीं थी, वो एक जनरल हेल्प काज के लिए की गई थी, तो फिर उसके कोई पैसे रिकवर बाद में नहीं किए जा सकते कि जी जो है ना फायर फाइटिंग के चार्जेस आप पे कर दें। एक और केस देखते हैं। अकरम अकुली टेक्स द लगेज ऑफ बिस्मा एट द रेलवे स्टेशन टू हर कैबिन विदाउट आस्किंग। बिस्मा डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। अकरम कैन गेट रीजनेबल चार्जेस फॉर हिज सर्विसेज। क्योंकि यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि जो कुली ने सामान लेकर गया है तो वो हेल्प के तौर पर नहीं लेकर गया, उसकी सर्विसेज हैं और उस सर्विसेज के एक रीजनेबल चार्जेस वो चार्ज करेगा। फोर्थ सिनेरियो है हमारे पास फाइंडर ऑफ गुड्स। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, जैसे किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है और आपको मिल जाती है, एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, is subject to the same responsibility as a bailee under the contract of bailment. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक किस्म का आप समझ सकते हैं कि जब आपने किसी की चीज़ अमानत के तौर पर अपने पास रखी हो तो फिर आपको उसका एक रीजनेबल हद तक ख्याल भी रखना पड़ता है, यानी इतना ख्याल रखना पड़ता है जैसे आप सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अपनी चीज़ों का रखेंगे। तो यही बात आगे भी मेंशन है। ही इज बाउंड टू टेक एज मच केयर of the goods as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take of his own goods. He must also take reasonable steps to trace its owner. If he does not, he will be guilty of wrongful conversion of the property. तो आपको पता है कि ये चीज़ आपकी नहीं है तो आपको उसके ऑनर को ढूंढना चाहिए, रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ को गलत तौर पर अपनी प्रॉपर्टी बनाया है, वो आपकी एक लीगल प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जब तक ट्रू ऑनर नहीं मिलता आपका ये राइट है कि आप उस चीज़ को पोजेशन में रख सकते हैं और कोई और शख्स आपसे वो चीज़ नहीं ले सकता अदर देन द ट्रू ऑनर। अ फाइंडर ऑफ गुड्स मे सेल द गुड्स व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। अब अगर चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हो जाएंगी, जैसे आपको किसी का कोई फ्रूट पड़ा हुआ मिल गया, एक बैग, अब आप उसका ऑनर ढूंढते हैं और अगर ऑनर ढूंढने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कुछ दिन गुजर जाते हैं तो वो फूड तो सारा ख़राब हो जाएगा, तो उसको आप सेल भी कर सकते हैं। when the lawful charges or when the lawful charges of finding the true owner amount to 2/3 or more of the value of goods। या ऐसा होता है कि जो गुड्स हैं आपके पास वो लेट से 100 रुपीज़ की हैं और 2/3 अराउंड 67% जो कह लें ₹67 आपके लग गए हैं ट्रू ऑनर को ढूंढने के अंदर, तो अब आपको गुड्स जो हैं वो बेच लेनी चाहिए और जो फिर पैसे आपके पास बच जाएंगे, जो जितना नेट होगा उतने पैसे जब भी ट्रू ऑनर बाद में मिल जाता है तो उसको आप पे कर देंगे। सो लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडिंग द ट्रू ऑनर amount to 2/3 or more of the value of the goods. So फाइंडर ऑफ गुड्स के भी कुछ हम एक सिनेरियो देखते हैं और उससे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अदील फाउंड अ डायमंड रिंग एट वेडिंग रिसेप्शन ऑफ बिलाल। Adil told Bilal and other guests about it with an intention to find the true owner. If he is not able to find the owner, he can retain the ring as bailee. तो वो ऑनरशिप नहीं होगी अदील की एज रिंग जो है,
और वो उसको बहरहाल पोजेस कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ट्रू ऑनर। जब भी ट्रू ऑनर मिल जाएगा ही हैज़ टू गिव बैक दैट रिंग टू द ट्रू ऑनर। हाँ, लेट्स से कि ट्रू ऑनर को ढूंढने में जो खर्चे हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जी जो रिंग है उसकी प्राइस वैल्यू जो है वो 30,000 है। ट्रू ऑनर को ढूंढने की कोशिश की जाती है, पहले नॉर्मली नहीं मिलता तो फिर उसको डिफरेंट जगह पर पोस्टर्स लगाए जाते हैं, दूसरी तरीके से अनाउंसमेंट की जाती है, अखबार में ऐड दिया जाता है, और अब ट्रू ऑनर अभी तक नहीं मिला और जो एक्सपेंसेस हैं वो ₹20,000 और अबव हो गए हैं। तो अब अदील जो है वो रिंग को सेल कर सकता है। जो बाकी पैसे बचेंगे वो भी अब अदील के नहीं होंगे, वो उसने ट्रू ऑनर के बिहाफ पर बेसिकली होल्ड किए हुए होंगे। लेट्स से के बाद में ट्रू ऑनर मिल जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो अदील को देने होंगे टू द ट्रू ऑनर। तो फाइंडर ऑफ गुड्स की ये सिचुएशन है। पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। अब अगर कोई गलती से पेमेंट हो जाती है या कोर्जन में पेमेंट हो जाती है तो वो फिर वापस करनी पड़ती है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोर्जन वाले इशू को तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब मिस्टेक वाली पेमेंट को भी डिस्कस करते हैं। तो एक सिनेरियो देखते हैं हम। अनम एंड बिलाल जॉइंटली ओ ₹100 टू साइमा। अनम अलोन पेज द अमाउंट टू साइमा एंड बिलाल नॉट नोइंग दिस फैक्ट पेज ₹100 ओवर अगेन टू साइमा। तो अब ये देखें कि अनम ने भी 100 पे कर दिया और बिलाल ने भी 100 दोबारा पे कर दिया। तो साइमा को ₹100 ज्वाइंटली मिलने थे लेकिन उसको मिल गए 200 इन टोटल। तो 100 जो है वन ऑफ द पेमेंट इज बाय मिस्टेक। सो यहाँ पर क्या होगा कि लॉ कहता है साइमा इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू बिलाल। तो जो मिस्टेक से पेमेंट हुई है सेकंड पेमेंट वो वापस करनी होगी। सो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट केस पर। A railway company refuses to deliver up certain goods to the consignee except upon the payment of undue charge for carriage। तो वो गलत चार्जेस उससे क्लेम कर रहे थे लेकिन उसे चीजें तो अपनी चाहिए थी, तो उसने वो पैसे पे कर दिए और गुड्स ले ली। बाद में उसने ये साबित किया उनके साथ जो भी लीगल डीलिंग करके कि जो पैसे थे जो चार्जेस थे वो अनड्यू थे, वो गलत थे। तो कोर्ट में अगर वो ये साबित कर लेता है तो ही हैज़ द राइट टू रिकवर द चार्ज एज वाज एक्सेसिव। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहते हैं तो लेट्स से कि चार्जेस बनते थे 500 और उस टाइम जो है ना रेलवे कंपनी कह रही थी कि 800 हम चार्ज करेंगे, तो उसने उस वक्त 800 पे करके अपनी गुड्स ले ली बहस में ज़्यादा पड़ने के बजाय। बाद में उसने ये शो किया कि जो चार्जेस थे वो 500 ही बनते थे, रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक 800 नहीं बनते थे। तो जो एक्सेसिव 300 थे वो उनसे वापस रिकवर कर सकता है। तो ये 5 सिचुएशन थी जिसको हम कहते हैं कि कासी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर अगर आप इन पांचों सिचुएशन में जो कॉमन पॉइंट देखेंगे कि लॉ ने ऑब्लिगेशन इम्पोज की हैं और पार्टीज़ ने आपस में कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के थ्रू प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं किया। तो देर इज़ नो एक्चुअल एग्रीमेंट बट स्टिल लॉ इसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ट्रीट करता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।